दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सेक्टर 36 मूवी को, जो कि नेटफ्लिक्स में आया है और मैं दावी के साथ बोल सकता हूँ ऐसा मूवी अपने पहले देखा नहीं होगा। आपको थ्रिल पूरे मूवी के एक्सप्लेनेशन में फील होगा। तो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक्सप्लेनेशन को चलिए शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम प्रेम को देखते हैं, जो कि सब बनेगा करोड़पति करके एक टीवी शो देख रहा होता है। प्रेम एक बड़े से बंगलो के एक सोफे पे बैठ के ये शो देख रहा होता है और उसने एक बहुत महंगा ग्राउंड भी पहना हुआ है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एक कंटेस्टेंट गलत जवाब देता है। प्रेम उसको एक गाली दे के बोलता है ऑप्शन 4 होगा। ये दिमाग से बहुत ही तेज होता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी पत्नी कॉल करती है। उसके पास एक छोटा मोबाइल फोन होता है। वो अपने गांव में कॉल करता है और देहाती लैंग्वेज में बात करता है। और तभी उसके हाथ में एक शराब का गिलास होता है और कुछ मीट वो खा रहा था जिसके बड़े बड़े हड्डियां होते हैं। उसको वो बेसिन में रख के साफ कर रहा होता है और अपने पत्नी से प्यार भरी बातें कर रहा होता है। और ये बोलता है पैसे मैंने भिजवा दिए, तुमको मिल जाएगा। और ये भी बोलता है तो चिंता मत कर, मैं कुछ दिनों बाद गाँव आ जाऊंगा, फिर से एक बच्चा करेंगे। तभी वो बोलता है मुझे कुछ टाइम दे, मुझे एक काम याद आ गया, तुझे मैं बाद में कॉल करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि प्रेम अपने रेडियो में एक गाना चलाता है, दिल महका रे महका इस रात। ये गाना चलाने के बाद वह शराब के नशे में थोड़ा झूमता है। झूमने के बाद वह छत पे जाता है। छत पे एक छोटा सा टॉयलेट होता है। वो उसके अंदर जाता है, सिर्फ उसने अंडरबॉडी पहना हुआ था। और हम सामने देखते हैं एक छोटी बच्ची जो कि स्कूल ड्रेस में होती है पर वो अनकॉन्शियस होती है। फिर हम प्रेम के पास कुछ चाकू छुरियां देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि गाना तेज होता जाता है और हमको दूर से एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि इस चाकू छुरी से प्रेम उस लड़की की बॉडी को काट रहा होता है। ये सीन बहुत ही भयानक है और जो टॉयलेट है उसके अंदर गाढ़ा लाल खून जा रहा होता है और प्रेम एक के बाद एक चॉप करते जाता है और उसकी साउंड हमको सुनाई देता है। इतना घिनौना होता है ये। फिर हमको रामचरण पांडे को दिखाया जाता है जो कि एक ईसाई होता है। वह अपने घर पे अपने पूज्य पिताजी को प्रणाम करता है, उसी के साथ भगवान को। और उसी के साथ हमको उनके फैमिली भी दिखाए जाते हैं। उनका एक छोटी लड़की और वाइफ होती है, सुखी परिवार। और हमको वॉइस ओवर में सुनाई दे रहा था कि उनके पूज्य पिताजी हमेशा ये चीज मानते थे, न्यूटन के थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब जो भी काम करोगे उसके रिएक्शन कुछ ना कुछ आएंगे। फिर हमको देखने को मिलता है कि वो अपने बेटी को स्कूल में छोड़ते हैं और इसी के साथ फिर वो स्टेशन में घुसते हैं। और हमको साइड में एक बोर्ड लगा दिखाया जाता है जहाँ पर लिखा हुआ था मिसिंग एंड बहुत सारे बच्चों के उधर फोटो लगे हुए थे। और आप लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि ये बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर है, पर मैं आपको बता दूं जो पहले आप सुन रहे थे न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में, ये इसी बारे में था कि आप अगर कुछ डेयरिंग करोगे या कुछ सिस्टम से अलग जाके करने की कोशिश करोगे तो आप फंसोगे। तो न्यूटन के थर्ड लॉ को इन्होंने सिस्टम का नाम दिया। सिस्टम में रह के आप कुछ भी करोगे अपने ऊपर वालों से तो आपको रिएक्शन भुगतना पड़ेगा। ये रिएक्शन भुगतने के लिए पांडे जी कभी तैयार नहीं है। वो हमेशा सिस्टम के दायरे में रख के ही काम करते हैं। मतलब सिस्टम के अंदर जो कुछ भी करप्शन होता है उनमें से ये भी एक पार्ट है। तभी हम देखते हैं कि स्टेशन में पहुंचते हैं और उनके 2 कांस्टेबल उनसे अच्छे से बात करते हैं और चाय लाने के लिए चले जाते हैं। और हमको देखने को मिलता है कि एक पिता आए थे, अपनी छोटी बच्ची जो कि महज 15 साल की है और स्कूल जाती थी। स्कूल के बस से वो जब लौट रही थी वो मिसिंग हो गई। तो उसके पिता चाहते हैं कि उसकी आज एफआईआर लिखा जाए क्योंकि कंप्लेन करे हुए बहुत टाइम हो चुका है। आज उसका बर्थडे है, वो स्कूल में फर्स्ट आई है। वो आदमी रो रहा होता है और ये बोल रहा होता है मेरी बेटी का एफआईआर ले लीजिए। पांडे जी बोलता है हम एफआईआर किसके ऊपर करें, आप ही हमारी वर्दी पहन लीजिए, अगर आप हमें काम सिखाएंगे तो। ऐसे नहीं होता, हम ऐसे ही एफआईआर नहीं लिख सकते। आपके पास फोटो है ना, आप स्टेशन में चिपका के चले जाइए, हम बाहर जाके भी चिपका देंगे, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब ऐसा मत करिए। और आपको पता है हमारे ऊपर कितना प्रेशर है। राजीव कैंप से आज तक तो ये बच्ची पहली बार लापता नहीं हुई है, इससे पहले बहुत हुआ है। आपको पता है ऐसा होता है, आपकी बच्चे मिल जाएंगी, हम लोग ढूंढ रहे हैं। और इसी के साथ उनको थोड़ा पैसा देता है बच्चे की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। पता नहीं पैसा इसने क्यों दिया। फिर हमको राजीव चौक का क्षेत्र दिखाया जाता है जहाँ पर हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि क्रिकेट खेल रहे होते हैं और एक बॉल नाले में जाके गिर जाता है। ये राजीव चौक क्षेत्र जो है ये माइग्रेंट वर्कर एंड रिफ्यूजी के लिए, वो लोग इधर रहते हैं, इसलिए ना इधर कुछ साफ सफाई होता है ना कुछ। इसके बाद वाला क्षेत्र है सेक्टर 36 जो कि बहुत ही पॉश एरिया है। उनके बिल्डिंग से कचरे राजीव चौक के पीछे ही फेंका जाता है। तभी हम देखते हैं अली जो बच्चा बॉल लाने के लिए गया था, उसको बॉल के साथ उधर एक इंसानी हाथ मिलता है। फिर हम देखते हैं कि उधर पुलिस आते हैं। पुलिस आने के बाद 2 कांस्टेबल जो थे वो लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं कि एक लंगूर का हाथ है, एक बोल रहा था ये एक बंदर का हाथ है, और दोनों एक दूसरे के साथ डिबेट कर रहे थे। पर पांडे को सब कुछ पता था कि ये एक इंसानी हाथ है, पर चीजों को कैसे
कैसे वो हैंडल करता है आप लोग देखिए। वो बोल रहा था कि तुमने एक अच्छा काम किया है, पुलिस की मदद तुमने किया है, और उसको जेब से 100 की एक हरी पत्ती निकाल के हाथ में दे देता है और बोलता है कि सारे लोग इसके लिए तालियां मारो, और सारे लोग तालियां भी मारते हैं और इसी के साथ केस रफा दफा हो जाता है। मतलब इसको बंदर की या लंगूर की हाथ बोल के ये लोग चला देंगे। फिर हमको ऊपर एक बिल्डिंग दिखाया जाता है जिसका एक कांच टूटा हुआ होता है। पांडे उधर देखता है और लगता है कोई तो उधर बैठा हुआ है। उधर और कोई नहीं, उधर प्रेम बैठा हुआ होता है। वो ऊपर से होता हुआ सारा तमाशा देख रहा होता है। फिर एक कांस्टेबल बताता है कि ये बस्ती साफ का घर है जो कि एक बड़े बिजनेसमैन है। असलियत में प्रेम उन्हीं के घर में काम किया करता है। जब वो बिजनेस ट्रिप में होते हैं या घर में नहीं होते, वो उन्हीं के कपड़े पहन के काउच पे बैठ के टीवी वगैरह दिखा करता है। ये बहुत शातिर है। फिर हमको उसी दिन रात को दिखाया जाता है अली करके जो लड़का होता है जिसने बॉल उठाया था और पांडे ने शाबाशी दिया था, उसके पापा लेट से घर आते हैं और अंडा लाना वो भूल गए थे, इसीलिए अपने बच्चे को पैसा दे के बोलते हैं कि तू जाके अंडा ले आ। बस्ती का एरिया था, रात का टाइम था। वो बच्चा बस्ती के पीछे का रास्ता पकड़ता है शॉर्टकट लेने के लिए। वो थोड़ी दूर जाता है, तभी हम देखते हैं कि उसे कोई पुकारता है, और वो और कोई नहीं, हम देखते हैं कि नीचे बैठा हुआ एक चद्दर ओढ़े प्रेम था। वो बच्चे को 2 चॉकलेट की लालच देता है और बच्चे जब सामने आते हैं और चॉकलेट उठा लेता है, वो बच्चे को किडनैप कर लेता है। फिर वो बच्चे को बस्ती साहब के घर ले जाते हैं और हम देखते हैं कि उसने फिर से एक अंडरवेयर पहन के रखा हुआ था और अली को उसने बात दिया था। अली बोलते हैं कि मेरे पापा तुम्हें गोली मार देंगे, उनके पास गन भी है। तभी प्रेम मुस्कुराता है और बोलता है, बेटा ये बड़े बड़े पिक्चरों में होता है, असलियत में ऐसा नहीं होता। तुम हो कौन, तुम्हारी पहचान क्या है? तुम असलियत में गार्ड के लड़के हो जो कि एक रिफ्यूजी इलाके में रहते हैं। तुम जैसे अली कितनी भी गायब हो जाए किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम किसी बड़े अफसर के बेटे होते तो मुझे फर्क पड़ता। तुम जैसे लोग तो आए दिन गायब होते रहते हैं। तुम लोग बने ही हो गायब होने के लिए। तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारे पापा मुझे ढूंढ लेंगे? वो 2 दिन रोएंगे, 5 दिन रोएंगे, फिर वो तुम्हारे माँ के ऊपर चढ़ेंगे, फिर से एक नया अली पैदा होगा। वो धीरे धीरे सब कुछ भूल जाएंगे और जो अली 2 पैदा हुआ ना, वो जब बड़ा होगा वो और बच्चे पैदा करेगा। सिर्फ तुम्हारी एक फोटो दीवार पे टनी रही होगी और कुछ दिनों बाद वो अटैच से टेबल से इधर उधर से गायब हो जाएगा। तुम बिल्कुल गायब हो जाओगे, मतलब तुम थे ही नहीं कभी इस दुनिया पे। इतना है तुम्हारा वैल्यू। और बातें करते करते उसका रस्सी खोल देता है। बोलता है, इससे पहले अली तुम्हारा बहुत काम है, मैं तुमको अच्छे से प्यार करूंगा। और वो बच्चा जब छटपटाता है उसको दीवार पे दे मारता है और वो बच्चा बेहोश हो जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है चंबा 1983, जहाँ पर हम एक छोटे बच्चे को डरे सहमे कोने में बैठे रहते हुए देखते हैं। उसका मामा आता है और उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है। वो बच्चा उसके मामा को देख के ही पसीना पसीना हो रहा था। वो बहुत ही डर रहा होता है, पर उसका मामा मानो उसे गलत तरीके से छू रहा होता है और ये बोलता है, कल तेरे लिए मैं मटन बना दूंगा, तू चिंता मत कर। उस बच्चे की मामा का एक मटन शॉप होता है और ये बच्चा भी इस दुकान पे काम कर रहा होता है। मटन बेचने के बाद जब दुकान का शटर बंद होता है, उसका मामा बोलता है, अब तुम मुझे खुश कर, और उसको मॉलेस्ट करने की कोशिश करता है। पर वो बच्चा एक चाकू उठा के उसके मामा को बहुत बुरी तरीके से मार डालता है। फिर हम रात को देखते हैं जब प्रेम खाना बना रहा होता है, तब छोटा लाला का एक फोन आता है। ये कंपाउंडर होता है। प्रेम फ्रिज से कुछ तो निकाल के उसको देता है और उसे बोलता है कि इसे बेच के अच्छा पैसा आएगा। तब वो कंपाउंडर बोलता है, इतने पैसे का तू क्या करेगा? वो तब बोलता है कि बाकी अमीर लोग जो करते हैं, वो पैसे से मैं मेरे बेटी को अच्छे स्कूल में भर्ती कराऊंगा, बड़े बड़े बंगले बनाऊंगा, मेरी बीवी के साथ मैं हनीमून मनवाऊंगा। पैसा ही भगवान होता है भाई, तू भी तो ये सब कुछ पैसे के लिए ही कर रहा है। फिर उधर से कंपाउंडर चला जाता है। फिर हमको छत वाला टॉयलेट देखने को मिलता है जहाँ पर खून बून जितना भी पड़ा हुआ होता है वो प्रेम साफ करता है और बॉडी पार्ट्स को काटने के बाद वो छोटे छोटे थैली में भरता है और गटर में डाल देता है। फिर हमको कर्नल हरियाणा दिखाया जाता है जहाँ पर हम बस्सी साहब को देखते हैं जो कि वही बिजनेसमैन है जिसके बंगलों में प्रेम नौकर बन के काम कर रहा है। बस्सी साहब को देखते हैं जो कि अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ मॉलेस्टेशन करने की कोशिश कर रहा है। वो छोटी बच्ची बोले जा रही होती है कि मेरे कपड़े मत उतारो। तभी हम देखते हैं उसके वाइफ आ जाते हैं और बस्सी उसे बोलते हैं कि ये तैयार ही नहीं हो रहे, इसके माँ बाप कितने बिजी है। तब वो बोलती है कि मैं तैयार कराता हूँ, दादू को ज्यादा परेशान मत करो, वो तो तुम्हें कपड़े ही पहना रहे थे। फिर हम देखते हैं वो नीचे आते हैं और पूरे फैमिली के साथ उस बच्चे की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, मानो उसने कुछ किया ही नहीं है, वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था। तभी उसे कॉल आता है। कॉल पे बात करते करते वो एक लड़की को देखता है। लड़की को देखने के बाद मानो उसके अंदर हवस जग उठता है। वो किसी को तो फोन में बोल रहा होता है, झुमकी को कल शाम के लिए रेडी रखना,
मैं पहुंचता हूँ। दूसरी जगह हम झुमकी को देखते हैं जो कि दुर्गोत्सव में जाने के लिए साड़ी वगैरह पहन रही होती है और अपनी मम्मी पापा को दिखा रही होती है। फिर पूरे परिवार के साथ वो पूजा पंडाल में जाते हैं और एक साथ दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि झुमकी के पास किसी का कॉल आता है। वो पूजा पंडाल से बाहर आती है और फोन में बात करने के लिए लग जाती है। और दूसरी जगह हम दशहरा के फंक्शन को देखते हैं जहाँ पर पांडे और उनकी मंडली मतलब 2 कांस्टेबल लोग भी रामलीला करने के लिए अच्छे से सज धज के आए थे। वो लोग भी प्रोग्राम कर रहे थे और इस फंक्शन में पांडे की वाइफ और बेटी भी आई हुई होती है। फिर हम देखते हैं कि एक प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब वो लोग टचअप वगैरह करने के लिए टेंट में गए होते हैं तभी हम देखते हैं कि झुमकी के पिताजी आते हैं पांडे के पास और बोलते हैं कि कितने टाइम से मैंने कंप्लेन लिखा के रखे हैं, अब आपको एफआईआर करना पड़ेगा। पांडे तब बोलता है आप कल चौकी आ जाइए, मैं लिख दूंगा। तब वो बोलते हैं 4 दिन से आप एक ही बात कर रहे हो, कल आप चौकी आ जाओ। अगर आपके खुद के बेटी के साथ ये होता तो आपको पता चलता। तभी पांडे को गुस्सा आता है और ये बोलता है बेटी को पैदा करने के लिए मैं बोला था, नहीं बोला था ना, तुम्हारे बेटी को तुमने खुद पैदा किया, अब वो कहाँ गई है उसे ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी है। तब उसके पिता बोलते हैं मुझे पता है, बस्सी साहब के घर वो गई थी, फिर वो वापस नहीं लौटी। तो वो बोलता है तो बस्सी साहब के घर जाओ और उनसे पूछो मेरे पास तुम क्यों आए हो, और आइंदा मेरी बेटी का नाम तुम्हारे मुंह पे भी आया ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। फिर गुस्से में उधर से वो निकल जाता है और प्ले खत्म भी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसको ख्याल आता है कि उसका बेटी किधर है। उसके पत्नी से जब वो पूछता है वो बोलती है कि वो अपने दोस्तों के साथ सुसु करने के लिए बाहर गई है। तब वो बोलता है ये एक मेला है, तुमने क्यों अकेला छोड़ दिया है, शहर से बच्चे कितने गायब होते हैं तुमको पता नहीं, इतनी इरेस्पॉन्सिबल तुम कैसे हो सकते हो। तभी हम देखते हैं कि उस मेले में प्रेम आया हुआ था और एक शिकार ढूंढने के लिए वो अपने फेस पे एक रावण का मास्क लगा लेता है। और दूसरी जगह हम उस कंपाउंडर को भी देखते हैं जो कि अपने एम्बुलेंस के साथ उधर खड़ा हुआ होता है, मतलब ये दोनों मिले हुए हैं। फिर हम देखते हैं वो बच्ची जब सुसु कर रही होती है प्रेम उधर से उसे उठा लेता है। पांडे फिर इधर उधर देखता जाता है पर उसके बेटी उसे कहीं भी नहीं दिखता। तब वो नोटिस करता है कोई तो उसके बेटी को किडनैप करके लेके जा रहा है। वो पीछे भागता रहता है और तभी हम देखते हैं कि एम्बुलेंस में जो कंपाउंडर वो एम्बुलेंस की लाइट और साउंड ऑन कर देता है और इससे प्रेम सतर्क हो जाता है और बच्ची को नीचे लिटा के वो भाग जाता है। पांडे 2 कांस्टेबल के हवाले बच्ची को करके और पत्नी के साथ उस एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भिजवा देता है जो कि उस कंपाउंडर का ही होता है। और वो खुद जाता है प्रेम के पीछे पर प्रेम का शक्ल उसने देखा नहीं था। वो भागता जाता है पर प्रेम को वो पकड़ नहीं पाता। नीचे फिर वो थकार के गिर जाता है और प्रेम उधर से भाग के चला जाता है और बस्सी सर के घर में जाके वो दरवाजे को ताला लगा देता है और कुछ तो कैसेट्स वगैरह वो एक बैग में डाल के किसी को फोन करता है कि ये अपने घर में रखवा रहा हूँ, ये मत पूछना कि अंदर क्या है। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि पांडे जब थकार के बैठा हुआ होता है वो साइड में वही मिसिंग बच्चों का पोस्टर लगा हुआ था। तब उसे मानो अंदर से कुछ फील हो रहा था। फिर उधर से वो हॉस्पिटल जाता है और अपनी बच्ची को देखता है। तभी उसके पत्नी मानो उसके पुलिस होने पे एक कलंक है ये करके उसे धिक्कारता है और ये बोलता है तुम दूसरों के बच्चे को कैसे ढूंढोगे जब तुम खुद के बच्चे को नहीं बचा पा रहे हो, मुझे चाहिए उसका कातिल, उसने गुड़िया को हाथ कैसे लगाया। और पांडे मानो तब खुद के नजर में बहुत गिर चुका था। जब अपनी बच्ची पे बात आई तब उसका जमीन नहीं मान रहा था, उसे अभी वो किलर चाहिए था किसी भी हालत में। फिर हमको दूसरे दिन देखने को मिलता है, हम देखते हैं कि एक माँ फोन में बात कर रही होती है और ये बहुत बड़े खानदान की होती है और एक नौकर उसी के बच्चे को दूध पिला रही होती है पर वो बच्चा पी नहीं रहा था। उसकी माँ तब बोलती है ये कोई गाड़ी नहीं है कि तुम पेट्रोल डाले जा रहे हो, उसको अच्छे से पिलाओ। तभी हम देखते हैं कि स्कूल गाड़ी आ जाता है और माँ को सिया करके बच्चा गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहा होता है तो 2 बाइक वाला आते हैं और इस बच्चे को किडनैप करके लेके चले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी केस था क्योंकि ये बड़े बिजनेसमैन का बच्चा था, वो किडनैप हो चुका है। डीएसपी सर अपने टीम वीम के साथ लग चुके हैं इस बच्चे के कातिल को ढूंढने के लिए। इंटरव्यू के ऊपर इंटरव्यू आ रहा है पर चुंकी के बारे में किसी को पता ही नहीं। पर हम देखते हैं कि पांडे जी सीधा जाते हैं बस्सी सर के घर में। वो जाते ही देखता है कि बस्सी साहब जो है ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और दरवाजा खोला है प्रेम ने। वो अभी एक नौकर के गेटअप में ही है। बस्सी साहब टीवी में देख रहे होते हैं जो बच्चा किडनैप हुआ है बड़े बिजनेसमैन का, उसी का न्यूज, और वो केस जो डीएसपी संभाल रहा होता है उसका इंटरव्यू देख रहा होता है। तभी पांडे चुंकी के बारे में पूछता है पर बस्सी मानो उसके बात पर उतना ध्यान नहीं देता। वो बोलता है तुम्हारे जो डीएसपी सर है ना, मैं और होम मिनिस्टर के जो लड़का है, हम तीनों बैचमेट्स थे, हमने कॉलेज में बहुत मस्ती किया और क्या क्या कांड किया है मैं तुमको क्या बताऊं। मतलब वो अपने पावर को जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे। इतना तो पांडे को पता है कि जहाँ पर वो भीड़ रहा है वो बहुत बड़े लोग हैं, उसको कुछ भी हो सकता है और उसकी पोस्ट बचेगी भी नहीं। तभी हम देखते हैं चुंकी की
पापा अचानक घर के अंदर आ जाते हैं और बोलते हैं कि इसने मेरे बेटी के साथ बलात्कार किया है और उसे मार दिया है, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। और मुझे तो लगता है सर आप खुद भी बिक चुके हो और पैसे की सेटिंग करने के लिए आप इधर आए हो और बहुत गाली भी देते हैं। तब बस से चीख खड़ा होता है और ये बोलता है मेरे घर में आके तुम मुझे ही गाली दे रहे हो, असलियत में वो एक प्रोस्टिट्यूट है और हर महीने मैं इसके पापा को 30,000 रुपीज देता था, पर उस दिन वो आई नहीं, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं बता सकता। तभी पांडे भी मानो हैरान हो जाता है कि उसके बाप ही उसका दलाल था। तब उसका बाप एडमिट करता है कि वो अपने बेटी को यूज करता था, मतलब बेचता था पैसों के लिए। पांडे फिर उसे एक के बाद एक थप्पड़ मारता है और ये बोलता है बाप का मतलब भी तुझे पता है, तेरी बेटी मर चुकी है या कहाँ पर है, मैं उसको ढूंढ के लाऊंगा, पर तू इस घर के इर्द गिर्द मुझे दिखना मत, नहीं तो मैं तेरे बारे में पहले एफआईआर करूंगा। फिर हम देखते हैं बस से डीएसपी को कॉल कर देता है और पांडे के बारे में बता देता है। फिर ऑफिस में जाने के बाद पांडे को फटकार लगता है, जहाँ पर डीएसपी बोल देता है इस बड़े केस में मेरी मदद करो तो तुम्हारी प्रमोशन भी होगा, कुछ ना कुछ तुम जरूर बनोगे, बट तुम अगर इस चुमकी इस प्रोस्टिट्यूट के बारे में खोजबीन करोगे वो भी बस्सी के साथ, तो तुम्हारे करियर में मुश्किल आएंगे। और तुम तो इससे पहले बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे। आप लोग समझे नहीं, अच्छे का मतलब ये होता है कि करप्टेड सिस्टम में रह के काम करने वाला। पर पांडे रुकता नहीं है। चुमकी के बाप से उसे पता चलता है कि एक रिक्शा ड्राइवर होता है जो कि चुमकी को बस्सी के घर तक हमेशा छोड़ के आता था, उसी को पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा था और उसी के पास से चुमकी का फोन मिला था। और उसको इंट्रोगेशन करने के बाद पता चलता है कि प्रेम ने उसे वो फोन दिया था और ये बोला था इस फोन को नाले में फेंक देना, पर है तो ये रिक्शा ड्राइवर ना, उसे फोन की कीमत पता थी तो और वो फोन खुद के पास रख दिया। तभी पांडे का पूरा शक जाता है प्रेम के ऊपर, क्योंकि रिक्शा ड्राइवर जब लेने के लिए गया था वो सिर्फ ये बोलता है कि चुमकी इधर से चली गई, तुम किसी कोई अगर पूछे तो बोल देना कि उसे स्टेशन तुमने उतार दिया और ये फोन तुम फेंक देना। तो सारा शक बैठता है प्रेम के ऊपर और ये पूरा कहानी जाके वो डीएसपी को सुनाता है। डीएसपी सब कुछ सुनता है और ये बोलता है फिर से तुम बस्सी का नाम इसमें लाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले नौकर हाथ आएगा फिर मालिक हाथ आएगा। तभी वो एक एसआई को बुलाता है और बोलता है कि इसका सस्पेंशन टाइप करो और सिग्नेचर भी ले लो, कुछ दिन के लिए मैं तुमको सस्पेंड कर रहा हूँ, दिमाग में कुछ दिनों तक जोर दो और अच्छे से सोचो तुम्हारे लिए फायदेमंद क्या है, सिस्टम के साथ काम करना या सिस्टम के खिलाफ काम करना। सस्पेंशन होने के बाद वो नजर रखना शुरू करता है प्रेम के ऊपर। वो देखता है कि प्रेम उस कंपाउंडर के साथ घुलता मिलता है, फिर वो कंपाउंडर को थोड़ा थोड़ा फॉलो करता है। आज हम देखते हैं कि वो और उसका एक कांस्टेबल ऊपर बैठ के दारू पी रहे होते हैं। वो बोलता है सर आपका सस्पेंशन हटने वाला है, नया डीएसपी आएगा और उनका तो अलग जगह पोस्टिंग हो गया। तब वो बोलते हैं नहीं, उन्होंने वो रिच बिजनेसमैन का केस सॉल्व कर लिया ना, इसलिए उनका प्रमोशन हो गया। तभी वो कांस्टेबल पाठक बोलता है सर आप भी तो अच्छे से ही काम कर रहे थे, तो क्या हो गया आपको? तब वो बोलते हैं मैंने अच्छे से काम नहीं किया अभी तक, मैं अब करूंगा, तुझे पता है ना कि हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ? तब पाठक बोलता है हाँ मुझे पता है। तभी हम देखते हैं उस कंपाउंडर को जो कि बाहर के एक हॉस्पिटल से बाहर आ रहा होता है। तभी पाठक बोलता है हमको शुक्रिया तो उस कंपाउंडर का करना चाहिए, एम्बुलेंस लेके वो राम मेले के बिल्कुल बाहर खड़ा हुआ था। तभी मानो पांडे का दिमाग घूमता है और वो कंफर्म हो जाता है कि प्रेम और ये कंपाउंडर मिला हुआ है, तो उस कंपाउंडर को उसी की हॉस्पिटल से ये दोनों किडनैप करते हैं और एक खाली सुनसान जगह ले जाने के बाद उसे बहुत पीटते हैं। पीटने के बाद ये कन्फेस कर देता है कि प्रेम उसे ऑर्गन बेचा करता है और ये सबके पीछे प्रेम का हाथ। तभी हम देखते हैं कि एक नया डीएसपी आने वाला था जिसकी 8 बार पोस्टिंग हो चुका है। ये भी बहुत ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है और ये पूरे फाइल और केसेस के बारे में पांडे इन डीएसपी सर के साथ बात करेंगे और ये आगे इस बात को फॉरवर्ड जरूर करेंगे। ये बात पता था पुराने डीएसपी को और ये सब कुछ वो बस्सी को बता देते हैं। पांडे और दोनों कांस्टेबल को पता था कि कंपाउंडर को कहां पर इन दोनों ने बंदी बना के रखा था और कंपाउंडर तैयार था गवाही देने के लिए। दूसरी जगह हम देखते हैं पुराने डीएसपी पाठक को कॉल करता है और बोलता है कि तुमको अच्छी पोजीशन पे जाना है और उसे अपनी तरफ कर लेता है। तो उस लोकेशन की खबर पाठक उनको दे देता है। बस्सी कुछ भाड़े के गुंडे को हायर करता है कंपाउंडर को खत्म करने के लिए और एग्जैक्ट लोकेशन कंपाउंडर की बता देते हैं पाठक। तो जब तक पांडे नए डीएसपी को लेके उस जगह पहुंचे उससे पहले वो भाड़े के गुंडे उधर चले जाते हैं और कंपाउंडर को उधर से अगवा करके लेके चले जाते हैं। पाठक तब बोलता है मैं तो सर थोड़ा खाना खाने के लिए गया था। तब पांडे उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और ये बोलता है एक दिन तू अगर खाना नहीं खाएगा तू मर नहीं जाएगा। पर ये नया डीएसपी तुरंत ऑर्डर दे देता है तुम लोग प्रेम को उठाओ और उससे इन्वेस्टिगेशन करो। फिर हम देखते हैं कि प्रेम को घर से उठाया जाता है और इंटरोगेशन शुरू होता है। प्रेम मानो बिल्कुल तैयार था सब कुछ बोलने के लिए, सिर्फ वो यही बोलता है सर आप लोगों के पास सिर्फ 40 मिनट है, अगर आप नहीं बोलते तो मैं कल आ जाता हूँ, सब बनेगा करोड़पति का मुझे एपिसोड देखना है।
है। कल 50 लाख उसने जीत लिया है, आज अगर वो जीत जाता है टोटल 1 करोड़ जीतेगा। उसको मानो एक नशा था ये शो देखने का। फिर नया डीएसपी और पांडे एक के बाद एक क्वेश्चन करना शुरू करता है। चुमकी के बारे में पहले वो पूछते हैं। वो बोलता है कि चुमकी को तो मैंने मार दिया है, वो मुझे एटीट्यूड दिखा रही थी, मुझे नौकर जैसा ट्रीट कर रही थी, मैं उसे पैसा दे रही थी। वो बोलती है कि इस पैसे से तू अपना ही ले ले। ये बात कौन मर्द सुन के गुस्सा नहीं जाएगा सर, आप बोलिए। और जब मैं छोटा था ना सर, मेरा मामा मेरा लेता था, इसलिए मैंने उसको मार डाला। और ये फिर से मुझे वो ट्रॉमा याद दिलाने लगी। मुझे तो बहुत गुस्सा आया, मैंने उसे मार दिया सर। उसके चुनरी से उसका गला घोट दिया। बस्सी साहब तब घर में नहीं थे, मैंने उसे बुलाया था, मेरा करने का मन कर रहा था ना सर। पांडे फिर बोलता है फिर उसका ऑर्गन तुमने कंपाउंडर को बेच दिया। वो तब बोलते नहीं, मैं तो उससे प्यार करता था ना सर, मैं उसका ऑर्गन नहीं बेचा, सिर्फ काट के फेंक दिया। और कैसे फेंका आप अब पूछेंगे, तो ऐसे ही किसी के लाश को नहीं फेंकते सर, उसको मैंने कुछ टंकी में डाला जिसको कीड़े 6 महीने में चाट कर जाएंगे। फिर उसके सर के बाल अलग अलग तरीके से उसने मारने का मेथड बताया जो सुन के आपके रूह कांप जाएंगे। मैं सिर्फ सर बच्चों को मारता हूँ और मेरी ना एक गलत आदत है सर। आप लोग मीट खाते हैं ना, मैं भी मीट खाता हूँ। पहले मैंने मेरे मामा का लिवर खाया, तब से मुझे इंसानी मांस का थोड़ा डर लग गया। फिर मैं क्या करूँ, 2 साल तक सर मैंने कोई इंसानी मांस को छुआ नहीं। फिर बाद में मेरा वो लत ना ट्रिगर बन गया, मैंने एक को मारा, उनका मांस खाया, फिर दूसरे की लत लगी। ऐसे ऐसे आज तक मैंने 24 बच्चों को तो सर मार ही दिया है, उससे ज्यादा सर मुझे पता नहीं। और ये बच्चे है कौन सर, किसी को कोई फर्क पड़ता है? आज तक कोई फर्क पड़ा? देखा ना सर, कुछ दिन पहले एक अमीर लड़के का बच्चा खो गया, तुरंत उसको पुलिस मिल गया, हम उसको उठाते ही नहीं सर। और अब खुद बोलिए सर, ये बच्चे जो बस्ती में रहते हैं ये बड़े होकर डॉक्टर इंजीनियर ऑफिसर बनेंगे थोड़ी, काम करेंगे, सपने देखेंगे, किसी ब्रिज के तले पड़ के मर जाएंगे। इससे अच्छा मेरी लत पूरी कर दी इन्होंने। ये बोलने के बाद वो ये बोलता है सर सिर्फ 10 मिनट बचे हुए हैं, शुरू होगा सर शो, मुझे छोड़ दीजिए ना, कल मैं फिर आ जाऊंगा। तब पांडे बोलता है इन सबके बीच बस्ती का कितना हाथ है, वो भी तेरे साथ मिला हुआ है ना। इस बात पे मानो वो चुप्पी साधा रहता है और बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तब हम देखते हैं कि इसको जेल में डाल दिया जाता है और ये चीखता रहता है कि सर शो शुरू होने वाला है, मुझे प्लीज छोड़ दीजिए। फिर पांडे थोड़ा टीवी का वॉल्यूम बढ़ा देता है और जेल में बैठ के ही वो टीवी का प्रोग्राम सुन रहा होता है और मनी मन खुश हो रहा था। ये टोटल साइको है। फिर अगले दिन उसे बस्सी के घर में ले जाया गया और उधर से बॉडी को रेस्क्यू करा गया। छोटे छोटे बच्चों के स्केलेटन, हड्डी वगैरह मिलने लगे। ये देखने के बाद पूरे देश की मीडिया मानो केस के बारे में बात करने लगे, इतना हैवान कोई कैसे हो सकता है। फिर हमको देखने को मिलता है जो नया डीएसपी है उसका भी प्रमोशन हो जाता है। फिर हम बस्सी को देखते हैं, उसे भी हिरासत में लिया जाता है, पर उस केस को लीड कर रहा होता है उसका भी एक हायर अथॉरिटी का ऑफिसर जो कि पुराना डीएसपी होता है, मतलब बस्सी का दोस्त। पर वो दोनों ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि एक दूसरे को जानते नहीं। और फिर हमको दिखाया जाता है कि टीवी में ये न्यूज आ रहा होता है कि पूरा जो क्राइम किया है ये प्रेम ने किया है। बस्सी तो बिजनेस टूर के लिए अलग अलग स्टेट में रहा करते हैं, उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर हम देखते हैं ये सब कुछ सुनने के बाद प्रेम से मिलने के लिए पांडे जाता है। वो पांडे को जाने के बाद ये बोलता है जिसको तू बचा रहा होता है तो उसने तेरे ऊपर ही सारा दोष डाल दिया है और तूने इतने टाइम से ऑर्गन बेच के जितना पैसा कमाया है ना, कंपाउंडर को किसी ने अगवा कर लिया, अभी तक हो सकता है वो मर भी चुका होगा, तेरे घर तक पैसे नहीं पहुंचे। ये बात सुनने के बाद मानो प्रेम बौखला गया। पांडे उसे भरोसा देता है अकेले तू नहीं, वो भी फंसेगा जो तेरे साथ होता है और मैं ये कोशिश करूंगा कि तेरी फैमिली की मैं ख्याल रखूं। तब वो बताता है उसे अपने घर का एड्रेस। फिर हम देखते हैं कि पांडे एक बस पकड़ता है और पाठक उसे छोड़ने के लिए गया था और ये बोलता है सर अब क्यों इस दलदल में घुस रहे हो। तब पांडे बोलता है मुझे घुसना पड़ेगा, तुम हो ना मेरा दोस्त और मेरे बाद मेरे फैमिली को संभालोगे अगर कुछ हो जाता है तो। पर उसे ही नहीं पता कि पाठक ने उसको कितनी बड़ी धोखा दिया है। फिर हम देखते हैं कि वो जाता है प्रेम के घर। प्रेम के घर में जाने के बाद प्रेम ने उसे बताया था कि एक बैग में सीडी होगा, जो सीडी आप प्ले करना आपको सब पता चल जाएगा। पांडे अपने साथ एक लैपटॉप भी लेके गया था। उस सीडी को प्ले करने के बाद मानो उसके अंदर से रूह कांप जाती है। उस सीडी में हम देखते हैं कि बस्सी उस बच्चों के साथ मॉलेस्टेशन करता है और उस सब की वीडियो बनाता था प्रेम। मतलब जिस 24 बच्चों को प्रेम ने मारा था उससे पहले बस्सी ने उन लोगों के साथ दुष्कर्म किया था। और ये सारे फुटेजेस और एविडेंस देखने के बाद मानो पांडे बिल्कुल स्टेबल नहीं था। फिर वो सारा प्रूफ वगैरह लेने के बाद रास्ते में खड़ा हुआ होता है लिफ्ट के लिए, पर बस वगैरह उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। तभी 2 घंटे के बाद एक स्कॉर्पियो गाड़ी को देखते हैं जो कि रास्ते से गुजर रहा होता है और पांडे उनसे लिफ्ट मांगता है। उस गाड़ी के लोग उसे लिफ्ट भी दे देते हैं और थोड़ी देर बाद हमको पता चलता है ये लोग और कोई नहीं, ये लोग वही भाड़े के गुंडे होते हैं जिन लोगों ने कंपाउंडर को मारा था।
तो ये लोग गाड़ी के अंदर पांडे को भी खत्म कर देते हैं और उस सीडी को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। फिर हम कुछ टाइम बाद देखते हैं कि मिसिंग पोस्टर लग जाता है पुलिस स्टेशन में पांडे का, और पाठक वो बन गया है नया एसआई। और मूवी के शुरुआत में न्यूटन की थर्ड लॉ की बात हो रहा था, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सिस्टम में रह के अगर उसको छेड़खानी करोगे या उसके विपक्ष जाओगे, आप कुचल दिया जाओगे। फिर हमको कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि और एक कांस्टेबल पेपर पढ़ रहा होता है जहाँ पर पांडे के मिसिंग केस के बारे में फोटो लगा हुआ होता है। फिर उसके दरवाजे पे दस्तक होता है और उसके घर के सामने ठीक एक छोटा सा पैकेट पड़ा हुआ होता है। उस पैकेट को जब वो ओपन करता है, उसमें वही सीडी के कैसेट्स थे जिसके वीडियो की पांडे ने देखा था, मतलब बस्सी के वीडियो जो इस बच्चे के साथ वो मॉलेस्टेशन करता था। और इसी के साथ सेक्टर 36 के एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।